नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आज का जो आपका ये सेशन है जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का ये सेशन है। और आप जानते हैं कि अब चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो या सामान्य ज्ञान हो, इन सभी की कक्षाएं आपको अलग अलग उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो उसी दिशा में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, इस वजह से 1 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अब एक नई शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों की बहुत दिन से मांग थी कि इस तर्ज पे कक्षाओं को आयोजित किया जाए कि अलग अलग हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो तो वो भी अलग हो, ठीक है, जीएस खंड अलग हो, जीके खंड अलग हो, बिहार स्पेशल की जब हम बात करें तो वो अलग हो, और उसी तर्ज पर अब आपको कक्षाएं देखने को मिल रही होंगी। अब आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब नियमित हो जाइए, और जैसे मैं अब अपना 100% एफर्ट प्रयास डाल रहा हूँ आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए, आप भी अपना 100% दे दीजिए। टारगेट वीडियो इस सप्ताह मैंने नहीं दिया, उसके पीछे कारण था। चाहता हूँ कि 1-2 टारगेट सप्ताह रोक करके हम जो हमने प्रीवियस वीक में पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर सकें, ठीक है, उसको रिवाइज कर सकें, उसका रिवीजन 100% हो सके, क्योंकि परीक्षा में रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए रिवीजन को यहाँ पे तवज्जो दी गई है इस सप्ताह में कि आप अपना रिवीजन कर सकें, और उसके बाद पुनः हम अगले सप्ताह से चीज़ों को सामान्य करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, एक प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ईशान। क्या नाम है? प्रोजेक्ट ईशान। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रोजेक्ट ईशान है क्या, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट ईशान किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप सब जानते होंगे, फुल फॉर्म भी चीज़ों की पता होना चाहिए, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे ये आता है डीजीसीए के अंदर। डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए और जानना भी चाहिए कि डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आज आपको होमवर्क मैं एक छोटा सा दे रहा हूँ कि डीजीसीए क्या है, ये आप हमें बताओगे। और डीजीसीए जो आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ईशान के बारे में हम देख लेते हैं कि ईशान क्या है। ईशान का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ईशान का जो फुल फॉर्म है इसको लिखते हैं इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या बोलते हैं? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं ये है क्या। उदाहरण के तौर पे भारत में अभी तक यदि आप जानते होंगे तो जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है भारत में, ये अभी तक 4 रीजन हुआ करते थे। भारत में 4 रीजन कौन कौन से थे? पहला आपका था दिल्ली, दूसरा था कोलकाता, ठीक है, तीसरा आपका था चेन्नई, और एक आपका था मुंबई। तो भारत में अभी तक 4 ये आपके फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन होते थे। मतलब एयर ट्रैफिक जो हमारा है, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भारत में अभी तक 4 रीजन हुआ करते थे। लेकिन अब भारत सरकार क्या करने जा रही है, इन चारों को एकीकृत करने जा रही है, और इन चारों के स्थान पे अब पूरे भारत में मात्र एक आप कह सकते हैं फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन होगा, और वह कहाँ पे होगा? वह होगा नागपुर में, ठीक है। अब इन चारों के स्थान पे एक एकीकृत फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन होगा और वो नागपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी तक आप जानते हैं कि जो भी फ्लाइट कनेक्ट होती थी वो 4 जगहों से, पूरे भारत में 4 जगहों से जिस रीजन में वो आप कह सकते हैं फ्लाई करती थी,
उसको इन 4 केंद्रों के आधार पे उनका, आप कह सकते हो, उनको नियंत्रित किया जाता था, उनका मैनेजमेंट किया जाता था, लेकिन अब सिर्फ नागपुर से किया जाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब 4 जगहों से नियंत्रण होता है तो कहीं ना कहीं समन्वय में समस्या आती थी, और जो समन्वय में समस्या आती थी उसी को दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आपको पता होगा कि अभी भारत सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था, और उसके अनुसार कि वर्ष 2030 तक जो अभी तक लोग एयर ट्रैफिक, आप कह सकते हैं कि एयर स्पेस का यूज करते थे, मतलब एक स्थान से जाने के लिए हवाई जहाज़ का प्रयोग करते थे, वो 2030 तक इनकी संख्या बढ़ने वाली है। और इसीलिए समन्वय बैठाना बेहतर हो, समन्वय आसानी से बैठाया जा सके रीजन में, तो इसलिए अब इसको एकीकृत किया जा रहा है। तो कहाँ पे होगा इसका हेड, कहाँ पे होगा हेडक्वार्टर, आप कह सकते हैं एकमात्र सेंटर कहाँ पे होगा चारों के स्थान पे? ये होगा नागपुर में। पढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक संबंधित है एक जीआई टैग से। देखो, मैंने आपको बोला था कि कुछ दिन प्रश्न जो हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट में होंगे और कुछ दिन इस तरह से टॉपिक वाइज होंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोग टॉपिक वाइज की मांग करते हो, कुछ लोग क्वेश्चन के रूप में मांग करते हो, तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। दूसरा जो आज का टॉपिक है ये है एक सुजनी नामक वियरिंग्स है, आप कह सकते हो एक प्रकार की कढ़ाई आप इसको कह सकते हो। सुजनी नामक एक बियरिंग्स है, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संबंध कहाँ से है। तो ये एक प्रकार की कपड़ों की कढ़ाई है और इसका संबंध है गुजरात के भरूच से। ठीक है, राज्य यदि पूछ लिया जाए तो राज्य आपका है गुजरात। गुजरात के भरूच से सुजनी बियरिंग्स का संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको और याद रखना है कि गुजरात का कच्छ जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक प्रकार का खजूर पाया जाता है जिसको बोलते हैं खरक, इसको बोलते हैं कच्छी खरक। तो जो कच्छी खरक है, डेट्स है, इसको भी जीआई टैग पिछले दिनों मिला, ये भी आपको याद रखना है, गुजरात से संबंधित है। और एक अजराक है, अजराक, अजराक क्या होता है? अजराक मतलब आप कह सकते हो नील, इंडिगो। ठीक है, अजराक या नील आप कह लीजिए, इसी को इंडिगो भी कहते हैं। और ये विशेष रूप से आप जो ब्लॉक पेंटिंग होती है उससे संबंधित है, और इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये भी गुजरात से संबंधित है, गुजरात की अजराक को भी जीआई टैग मिला है। अजराक क्या है? जैसे हमने बताया नील, नील को ही बोलते हैं इंग्लिश में इंडिगो, और इसको अजराक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में। देखो, करंट अफेयर्स यदि आप मेरे साथ जुड़े रहोगे और डेली बेसिस पे नोट डाउन केवल करते रहोगे और वीक में एक बार रिवाइज कर लोगे तो चीज़ें वहाँ से आपकी बेहतर हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तीसरे टॉपिक पे, और तीसरा टॉपिक संबंधित है DPI से संबंधित है। इसी को बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं या DPI बोलते हैं। और अब आने वाले समय में आपको एक इंडेक्स देखने को मिलेगा जिसका नाम है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन इंडेक्स। क्या देखने को मिलेगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। और ये जो DPI इंडेक्स है, इसी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसके द्वारा जो है DPI इंडेक्स लॉन्च करने की बात की गई। तो DPI इंडेक्स जो है इसको लॉन्च कर रहा है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MITI। तो वर्ल्ड बैंक और MITI मिलकर जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन इंडेक्स लाने वाले हैं। और ये है क्या? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन इंडेक्स है क्या? सबसे पहली बात, ये राज्यों के लिए लाने वाले हैं कि राज्यों में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल होगा कि जो हमारी डिजिटल तकनीकें हैं, DPI के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे UPI आपका आता है, ठीक है, डिजी लॉकर आपका आता है,
डिजी लॉकर भी इसी के अंतर्गत आता है। डिजी लॉकर के साथ साथ आप IMPS करते हो, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। भारत QR का प्रयोग करते हो, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। KYC आजकल किया जाता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सभी क्या हैं? UPI, डिजिटल लॉकर, IMPS, KYC, ये सब आते हैं DPI के अंतर्गत, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन इंडेक्स में। इन्हीं की बात की जाएगी कि कौन सा राज्य भारत का ऐसा है जो इन सभी को लागू करने में टॉप पे है, जिससे राज्यों में प्रतिस्पर्धा का माहौल देखने को मिले और भारत के ज़्यादा से ज़्यादा राज्य इस दिशा में काम कर सकें। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो DPI शब्द है, ये वैश्विक स्तर पे प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। भारत में हम जो DPI को बोलते हैं उसको बोलते हैं इंडिया स्टैक। क्या बोलते हैं? इंडिया स्टैक। तो ये भी याद रखना है, इंडिया स्टैक मतलब DPI। हम अपने DPI को इंडिया स्टैक नाम से जानते हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो भारत के DPI को क्या बोलते हैं? इंडिया स्टैक। तो इंडिया स्टैक बोला जाए या DPI बोला जाए, बात एक ही है। तो ये राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के लिए विश्व बैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन इंडेक्स लागू करने का फैसला लिया है। तो आपसे इसमें सिर्फ पूछा जाएगा कौन कौन मिलकर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक के साथ आपका सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिलकर इसको कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे टॉपिक के बारे में। चौथा टॉपिक आपका संबंधित है CDAC से संबंधित है। CDAC एक संस्था है, CDAC, और ये विशेष रूप से तिरुवनंतपुरम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तिरुवनंतपुरम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। CDAC तिरुवनंतपुरम की जब बात कर रहे हैं तो पहले CDAC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस ठीक है, कंप्यूटिंग। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ये आपको पता होना चाहिए, CDAC का फुल फॉर्म है। और CDAC तिरुवनंतपुरम की हम बात कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर, यदि CDAC की हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे केंद्र हैं और आज हम CDAC तिरुवनंतपुरम केंद्र की बात कर रहे हैं। CDAC तिरुवनंतपुरम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी कोई बनाई थी उसको किसी प्राइवेट कंपनी को इन्होंने दे दिया है। तो ये क्या दिया है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि CDAC या जो भी इस तरह की तकनीकी संस्थाएं हैं हमारी, वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही हैं ये किस प्रोजेक्ट के तहत कर रही हैं या कौन सी योजना है। तो आपको याद रखना है इन ट्रांस नामक एक योजना केंद्र सरकार चला रही है और इन ट्रांस नामक जो योजना है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के योजना है। तो इन ट्रांस योजना क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के एक योजना है और इसके अंतर्गत ही CDAC तिरुवनंतपुरम ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट कंपनी को दिया है? पहला, इन्होंने एक थर्मल कैमरा बनाया था, तो थर्मल कैमरा बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी एक इन्होंने प्राइवेट कंपनी को दिया। दूसरा, इन्होंने एक कैमरा बनाया था जिसको बोलते हैं CMOS कैमरा, उसकी भी टेक्नोलॉजी इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी उस कंपनी को। और तीसरा एक इन्होंने बनाया था फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसकी भी टेक्नोलॉजी इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। तो कहने का मतलब है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन ट्रांस जो है एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की योजना है। किसकी है? ये भी सूचना एवं आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या शॉर्ट में इसी को बोलते हैं MITI। तो MITI के अंतर्गत ये आती है। MITI की एक योजना है इन ट्रांस, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाता है। जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, वो टेक्नोलॉजी बनाती हैं और उस प्रौद्योगिकी का फिर किसी प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिससे वो संबंधित प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके या संबंधित जो टेक्नोलॉजी है
उसके आधार पे नए नए डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। तो इन ट्रांस योजना किससे संबंधित हो गई? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से संबंधित एक योजना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक, पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक हमारा क्या है? पांचवा टॉपिक आपको याद रखना है, एक है डॉक्टर नैमा खातून। डॉक्टर नैमा खातून। डॉक्टर नैमा खातून को क्यों याद रखना है? क्योंकि एक हमारा संस्थान है जिसको बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति जो बनी हैं वो बनी हैं डॉक्टर नैमा खातून। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। अब यहीं पे टॉपिक संख्या 6 और टॉपिक संख्या 6 थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टॉपिक संख्या 6 संबंधित है एक अभियान से जिसका नाम है #प्ले ट्रू अभियान। प्ले ट्रू अभियान। प्ले ट्रू अभियान क्या है, आइए देखते हैं। प्ले ट्रू अभियान पे आने से पहले आपको बता दें कि क्लीन स्पोर्ट और डोपिंग प्रथाओं के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए वाडा जो संस्था है ये लगातार काम कर रही है। वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 19 अप्रैल को इन्होंने प्ले ट्रू दिवस के रूप में मनाया था। याद रखिएगा, 19 अप्रैल को इन्होंने प्ले ट्रू दिवस के रूप में मनाया था। तो उसी दिन भारत की जो संस्था है जिसको बोलते हैं नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्होंने भारत के खिलाड़ियों में चीटिंग में आप कह सकते हो कि चीटिंग कम करें, भारत की खिलाड़ी डोपिंग का शिकार ना हो, उसके लिए एक जागरूकता का प्रसार करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम रखा प्ले ट्रू अभियान। तो प्ले ट्रू अभियान क्या है? प्ले ट्रू अभियान नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा चलाया गया है, जिसमें जागरूकता का प्रसार करना उद्देश्य था खिलाड़ियों के बीच में कि वो क्लीन स्पोर्ट्स और डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूक रहें, ऐसी दवाओं का सेवन ना करें जिससे वो डोप के शिकार माने जाएं। क्योंकि वाडा का मानना था कि विश्व में भारत ही वह देश है जिसके खिलाड़ी सबसे ज़्यादा डोपिंग में पकड़े जाते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें रूस भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्होंने बताया वो बताया कि भारत ही वह देश है जहाँ के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा डोपिंग में पकड़े जाते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि प्ले ट्रू अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? नाडा के द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा चलाया गया है। कब चलाया गया? 19 अप्रैल को चलाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां टॉपिक आपका जो आता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार की आपको बता दें कि यहाँ पे एक प्रजाति पाई गई। ठीक है, इसको पहले हम देख लेते हैं ये है क्या। इसको बोलते हैं प्यूसेरिया, नाम पहले नोट कर लेते हैं। प्यूसेटिया चपर निर्जीविन। ठीक है, क्या है ये? प्यूसेटिया चपर निर्बिन। तो प्यूसेटिया चपर निर्बिन, NIRVIN है, याद रखिएगा, NIRVIN। तो प्यूसेटिया चपर निर्बिन नामक एक मकड़ी की जो प्रजाति है वो खोज निकाली गई है। ठीक है, कहाँ पे खोज निकाली गई है? तो याद रखिएगा, ये मकड़ी खोजी गई है ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ पे? ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? चूरू में है। चूरू कहाँ? राजस्थान में है। तो याद रखिएगा कि प्यूसेटिया चपर निर्बिन नामक एक मकड़ी की प्रजाति जो है खोजी गई है कहाँ? ताल चपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ताल चपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का संबंध चूरू राजस्थान से है। तो दो चीज़ें यहाँ पे याद रखना है। पहला, मान लो ये नाम दे दिया गया प्यूसेटिया चपर निर्बिन, और आपसे पूछा गया कि ये किसकी एक प्रजाति है? मछली की एक प्रजाति है, मकड़ी की एक प्रजाति है।
ठीक है, या तितली की एक प्रजाति है, तो आपको याद रखना है ये मकड़ी की एक प्रजाति है, और ये ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि चूरू में है, जहाँ पे इसको खोजा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप से संबंधित। विश्व जूनियर चैंपियनशिप, BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की बात हो रही है। और आपको बता दें कि BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन 2025 में भारत में किया जाएगा। और भारत का एक राज्य है असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपसे यदि पूछा जाए कि BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आप असम गुवाहाटी बताएंगे। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना है कि इससे पहले भारत में कब आयोजन हुआ था, तो इससे पहले वर्ष 2008 में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? वर्ष 2008 में पुणे में इसका आयोजन किया गया था। इससे पहले वर्ष 2008 में पुणे में इसका आयोजन किया गया था। और एक चीज़ और याद रखना है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है कुआलालंपुर। ठीक है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? कुआलालंपुर। ये भी याद रखने की आपको ज़रूरत है। और विश्व जूनियर चैंपियनशिप जो बैडमिंटन की होनी है 2025 में असम के गुवाहाटी में देखने को मिली है। अगला, क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण। क्लाइमेट प्रॉमिस 2025, क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण। क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण आप जानते हैं, पूछा जाएगा कि क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे UNDP द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? UNDP द्वारा किया गया। और UNDP को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण किस संस्था द्वारा किया गया, किस संगठन द्वारा किया गया, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNDP आपको बताना है, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। ये है क्या? क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 है क्या? बहुत सारे जो विकासशील देश हैं, जो जलवायु कार्रवाई में जलवायु कार्रवाई जो थी उसके टारगेट को पाना चाहते हैं, लेकिन उसमें समस्याएं आ रही हैं, तो उनकी मदद को लेकर के ये क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 प्रारंभ किया गया है। और आप सब जानते हैं कि वैश्विक स्तर पे हमारा जो उद्देश्य है वो है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, औसत तापमान जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो है ना बढ़े, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तो निश्चित तौर पे जो कई सारे देश हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण जिनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन को लेकर COP28 जो हुआ था ये दुबई में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। COP29 जो कि वर्ष 2024 में होगा, कहाँ पे होगा? बाकू में होगा, अजरबैजान। ठीक है, और COP30 की बात करें, COP30 का आयोजन नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है बलम दो पारा। तो ये भी बलम दो पारा में आपको 2030 में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों आपको याद रखना है, COP28 दुबई, COP29 बाकू और COP30 ब्राज़ील। ठीक है, तो ये तीनों भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि COP28 का आयोजन कहाँ पे हुआ, COP29 का आयोजन कहाँ पे होगा या COP30 का आयोजन कहाँ पे होगा। तीनों चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, डिफेंस से संबंधित है, 8वां या 9वां टॉपिक है हमारा। ये है हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों से संबंधित। ठीक है, हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों से संबंधित।
हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों से संबंधित है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक देश है चीन। चीन ने इस प्रकार की पनडुब्बियों को बनाने की बात की है और इन्होंने 8 पनडुब्बियां बनाने की बात की थी हैंगोर श्रेणी की, जिसमें से पहली पनडुब्बी जो थी वो इन्होंने अभी लॉन्च कर दिया है। ठीक है। और चाइना ये जो पनडुब्बी बना रहा है ये अपने, आप कह सकते हैं, मित्र देश पाकिस्तान के लिए बना रहा है। तो ये हैंगोर श्रेणी की जो 8 की 8 पनडुब्बियां हैं ये पाकिस्तान के लिए बनाई जा रही हैं, जिसमें 4 जो हैं ये चाइना में बन के आएंगी और 4 पनडुब्बियों के लिए जो चाइना है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा पाकिस्तान को, और ये 4 पनडुब्बियाँ कराची शिपयार्ड में बनाई जाएंगी। कहाँ पे बनाई जाएंगी? कराची शिपयार्ड में ये पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब जब पनडुब्बियों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75 हमारा चला था। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत हमने पनडुब्बियों का निर्माण किया था, जिसमें कलवरी, खंडेरी, इन सब का नाम आपने सुना होगा। और अब प्रोजेक्ट 75I भी हम प्रारंभ कर चुके हैं, जो कि पनडुब्बियों से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? पनडुब्बियों के निर्माण से है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें हैंगोर श्रेणी, ये क्या है? तो आपको बता दें, पाकिस्तान की एक पनडुब्बी हुआ करती थी जिसका नाम था PNS हैंगोर। ठीक है, PNS हैंगोर। और PNS हैंगोर जो थी ये वर्ष 1971 का जो हमारा युद्ध हुआ था, इसने INS खुकरी नामक एक हमारा शिप था, उसको इसने डुबो दिया था। ठीक है, उसने इसको डुबो दिया था। और पाकिस्तान इसी के नाम पे जो नई पनडुब्बियां तैयार कर रहा है चीन की मदद से, उनका नाम हैंगोर इसीलिए इन्होंने रखा है। तो हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियां का संबंध कहाँ से हो गया? पाकिस्तान और चीन से होगा। विशेष रूप से 4 का निर्माण पाकिस्तान में और 4 का निर्माण चीन में होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चीन इसके लिए कर रहा है। ठीक है। आगे एक फैक्ट छोटा सा है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे साइबर हमले होते हैं। ठीक है, साइबर ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं। ठीक, तो साइबर हैकिंग, साइबर हमलों से बचाने के लिए विश्व का पहला कानून यदि किसी देश ने बनाया है तो वो है यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखिएगा सिर्फ इतना कि साइबर हमले, साइबर ठगी से बचाने के लिए किस देश ने पहला कानून बनाया है। विश्व में पहला कानून किस देश ने बनाया? इससे पहले किसी भी देश ने इस तरह का कानून नहीं बनाया, तो वो देश है यूनाइटेड किंगडम। सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ ज्वालामुखियों के बारे में जो हाल ही में फटे हैं। जैसे एक ज्वालामुखी आता है जिसका नाम है ला कुम्ब्रे। ला कुम्ब्रे नामक जो ज्वालामुखी है ये इक्वाडोर का है। और ये ज्वालामुखी जो है ये है किस द्वीप पर, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये है गैलापागोस द्वीप। गैलापागोस द्वीप पर ये आपको ज्वालामुखी देखने को मिलता है, ला कुम्ब्रे, जो कि हाल ही में फटा है, इन इक्वाडोर से संबंधित है। दूसरा, माउंट एटना का नाम आप खूब सुनते होंगे, लगातार इटली से संबंधित है, लगातार ये फटता रहता है। ठीक है। और रुआंग एक है, माउंट रुआंग। और माउंट रुआंग की बात करें तो ये भी याद रखना है कि ये इंडोनेशिया से संबंधित है। ठीक। और एक और ज्वालामुखी इन दिनों चर्चा में है जिससे जो लावा निकल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि इस लावा में सोने के तत्व भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब लावा का जो उद्गार हो रहा है उसमें गोल्ड मटेरियल भी देखने को मिल रहे हैं। और इस ज्वालामुखी का नाम है माउंट अरेबस। ठीक है, माउंट अरेबस। और माउंट अरेबस कहाँ से संबंधित है? ये अंटार्कटिका से संबंधित है। ठीक है, माउंट अरेबस ये अंटार्कटिका से संबंधित है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि इससे गोल्ड भी निकल रहा है। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। आज के लिए करंट अफेयर्स के सेशन में इतना ही। करंट अफेयर्स के लिए पुनः कल हमारी मुलाकात होगी, लेकिन अब हम बात करने